नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। कल जस्टिस धर्मेंद्र राणा, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में एडिशनल सेशंस जज हैं, उन्होंने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत दे दी। जमानत से भी बड़ी चीज थी उनका बेल ऑर्डर। उस ऑर्डर में जिस तरीके के ऑब्जर्वेशंस जस्टिस राणा ने दिए हैं वो साफ साफ बीजेपी, केंद्र सरकार और जांच एजेंसीज और मीडिया का एक जो तबका है उसको सीधा सीधा कटघरे में खड़ा करता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि एट द ड्रॉप ऑफ एन हैट हम किसी के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर देते हैं, किसी के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक साजिश का मामला कर देते हैं। तो ये जो ऑर्डर था ये सिर्फ दिशा रवि का ही एक बेल संदेश नहीं था, उनकी जमानत पर संदेश नहीं था, बल्कि एक पूरे समाज के लिए संदेश है। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे के लिए आपको बातें बताऊं, हमें यह समझना जरूरी है कि जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने क्या कुछ कहा है। जो सबसे पहला जो जस्टिस राणा का जो ऑब्जर्वेशन था, तो उन्होंने ये कहा कि जो नागरिक है किसी भी लोकतांत्रिक देश का, वो देश की अंतरात्मा की आवाज का रक्षक होता है और हम किसी को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाल सकते क्योंकि वो सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता। यानी कि राजद्रोह के मामले में धर्मेंद्र राणा जी ने ये कहा कि राजद्रोह सरकारों की घायल अहम की तुष्टि के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो एक बड़ा ऑब्जर्वेशन आया है खासकर उन लोगों के लिए जो कि राष्ट्रद्रोह का मामला कभी भी कैसे भी लगा देते हैं और लोगों को जेल में डाल देते हैं। इसके अलावा जो एक और बात जस्टिस राणा ने कही कि जागृत और मजबूती से अपनी बातों को रखने वाला नागरिक स्वतंत्र लोकतंत्र की पहचान है। तो जो ट्रेंड है ट्विटर पर, फेसबुक पर कि अगर आपने जैसे ही सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आपका मुंह पकड़ने के लिए 100 लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये एक बड़ा मैसेज है। और जहां तक सेडिशन के केसेस का मामला है, राजद्रोह के केसेस का मामला है, तो उन्होंने दिशा रवि के केस में बिल्कुल साफ तरीके से कहा कि दिशा रवि के मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि उन्होंने किसी भी तरीके की हिंसा भड़काई थी। यानी कि टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने जितने तथ्य, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स खड़े किए थे, उन सब को जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने धराशाही कर दिया और एक तरीके से ये कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो केस दिशा रवि के खिलाफ खड़ा किया था वो एक झूठा केस था। आज झूठा शब्द कहने से मैं इसलिए परहेज नहीं कर रही हूं क्योंकि दिशा रवि को जमानत मिल चुकी है और आज दिल्ली पुलिस से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दिशा रवि पर किया था। और आपको ये भी बता दें कि इसी ऑब्जर्वेशन में, इसी ऑर्डर में आपराधिक साजिश के मामले में जो धर्मेंद्र राणा ने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि इसका असर हायर कोर्ट्स पर भी पड़ेगा। ये एक सेशंस कोर्ट का बेल ऑर्डर था, लेकिन इसका असर एक ऐसे समय में जब बार बार ये आरोप लगते हैं कि जो जुडिशरी है वो सोई हुई है, शिथिल पड़ चुकी है, तो ऐसे युग में जस्टिस धर्मेंद्र राणा का ये जो बेल ऑर्डर है ये एक फ्रेश जान, एक तरीके से कहिए, एक तो जुडिशरी में फूंक रहा है। आपराधिक साजिश के मामले में उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं है बल्कि ठोस सबूत यानी कि ठोस साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए। और जो एक और बात जो बार बार आरोप लग रहा था दिशा रवि के ऊपर कि उन्होंने ग्लोबल ऑडियंस, खालिस्तानी वाला जो एंगल था कि उन्होंने मोह धालीवाल जैसे लोगों से बात की, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से बात किया, शी वाज ट्राइंग टू रीच आउट टू अ ग्लोबल ऑडियंस, उस बात के लिए भी जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने ये लिखा कि संचार की भौगोलिक सीमा नहीं हो सकती। यानी कि ग्लोबल ऑडियंस को संबोधित करना अगर आप कानून की चारदीवारी में हैं तो वो गलत नहीं है, वो इलीगल नहीं है। यानी कि ये आर्ग्यूमेंट भी डिमोलिश कर दिया जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर को ध्यान से पढ़िए तो ऑर्डर की हर लाइन में कुछ ना कुछ संदेश इस समय समाज के हर तबके के लिए है। केंद्र सरकार, बीजेपी, जांच एजेंसीज और मीडिया का एक वो बड़ा तबका जो कि बार बार दिशा रवि को एक आतंकी, एक खालिस्तानी और
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित कर रहा था कि जैसे उनसे बड़ा गुनाह किसी ने नहीं किया हो। लेकिन इस पूरे बेल ऑर्डर पर आज मैंने जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से बात की थी और उन्होंने एक बात कही। आप ये पूरा इंटरव्यू आप इसी प्रोग्राम में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोह के मामले पुलिस कितनी आसानी से लोगों के खिलाफ कर देती है, लेकिन क्या पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? वो पुलिस ऑफिसर्स जो आंख बंद करके राजद्रोह का मामला किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कर देते हैं, वो आज कैसे बरी हो जाएंगी? तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सजा होनी चाहिए जो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट आप किसी के खिलाफ अगर आप राष्ट्रद्रोह कर देते हो और वो कोर्ट में साबित हो गया, जो कि दिशा रवि के केस में साबित हो गया कि वो सेडिशन का मामला नहीं था, तो जिन पुलिस ऑफिसर्स ने दिशा रवि के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया है, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आज कोई कार्रवाई करेगी? क्या गृह मंत्री अमित शाह ऐसे पुलिस ऑफिसर्स से पूछेंगे कि आपने राष्ट्रद्रोह का मामला क्यों दर्ज किया? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन आप ये पूरा इंटरव्यू प्रशांत भूषण का देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस बेल ऑर्डर का असर अब आने वाले जो केसेस हैं, खासकर जो आंदोलन से, जो विरोध प्रदर्शन से जुड़े हुए जो केसेस हैं, उसका इम्पैक्ट इस बेल ऑर्डर का पड़ सकता है। आप ये पूरा प्रशांत भूषण का ये इंटरव्यू देखिए और आपके फीडबैक का मुझे इंतजार जरूर रहेगा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को कल पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन जमानत के उस ऑर्डर ने, जो जज धर्मेंद्र राणा ने जो एक बड़ा ऑर्डर उन्होंने दिशा रवि के जमानत पर दिया है, वो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट माना जा रहा है जहां तक कॉन्स्पिरेसी और राष्ट्रद्रोह के केसेस की अगर हम बात करते हैं। इस पूरे बेल ऑर्डर पर आज हम बात करेंगे देश के जाने माने वकील, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मिस्टर भूषण, मेरा जो पहला सवाल है कि दिशा रवि का जो ये जजमेंट है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बहुत अहम जजमेंट है आज के माहौल में, सिविल लिबर्टीज और राइट टू लिबर्टी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, क्योंकि इस जजमेंट में जो चीज हर जज को समझनी चाहिए वो सारी चीजें लिखी गई। उन्होंने ये लिखा है कि देखिए, हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार एक बहुत अहम अधिकार है लोकतंत्र में। सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार एक बहुत अहम अधिकार है और इसी से लोकतंत्र कायम रहता है कि लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो। और उन्होंने बोला कि इस टूल किट में जिसको आधार बनाया गया था दिशा रवि को गिरफ्तार करने के लिए, इस टूल किट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस ये कहा जा सके कि ये सेडिशन का अपराध बनता है, यानी राजद्रोह का अपराध बनता है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है 1962 में कि जब तक कोई जना सरकार को पलटने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करता या हिंसा के लिए लोगों को नहीं उकसाता, तब तक उसको राजद्रोह नहीं माना जा सकता, कोई अपराध नहीं माना जा सकता। क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बनाना हर नागरिक का किसी भी लोकतंत्र में मौलिक अधिकार होता है। तो उन्होंने ये बोला कि इस टूल किट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि ये कहा जा सके कि भाई इसमें कोई वायलेंस के लिए उकसाया जा रहा है या कोई भी अपराध करने के लिए उकसाया जा रहा है लोगों को। और जो 26 जनवरी को जो हुआ, जो भी वायलेंस 26 जनवरी को हुआ, उससे दिशा रवि का कोई कनेक्शन, कोई एविडेंस पुलिस नहीं दिखा पाई, इसलिए उसको अरेस्ट करने का कोई आधार नहीं है। और वैसे भी बेल तो नॉर्मल रूल है, मतलब जो कानून कहता है कि नॉर्मली जो लोग अक्यूज्ड हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, उनको बेल दी जानी चाहिए, बशर्ता 3 चीज अगर ना हो। एक तो ये कि भाई वो भाग नहीं जाएंगे, मतलब कि ट्रायल फेस करने के लिए नहीं आएंगे। दूसरा ये कि वो इस तरह का उन्होंने कोई बहुत ही घिनौना अपराध किया है और वो बाहर निकल के फिर से वो अपराध नहीं करें। और तीसरा ये कि वो एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करें।
ऐसी कोई चीज इसमें थी ही नहीं। सो इस वजह से बिल्कुल बेल का केस बनता है, और ये चीज हर जज को पता होनी चाहिए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में आज इतने सारे दिशा रवि जैसे कितने सारे लोगों को दिल्ली दंगों के मामले में, या ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के मामले में, अभी वो नवदीप कौर का मामला चल रहा है पंजाब एंड हरियाणा जी। हाई कोर्ट में। यहाँ पर देवांगना कालित, ये अ, ये नताशा जो अपना नारवाल ये सब, हाँ। आशा नरवाल वगैरह के सबके केस चल रहे हैं। सो इन लोगों को कायदे से अब तक बेल दी जानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर ऐसे यूएपीए वगैरह की धारा लगा दी जाती है, और यूएपीए की धारा आप लगाते हैं तो वो कानूनी बल्कि बिल्कुल गैर संवैधानिक है। हम्म, कायदे से तो कानून को स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। कम से कम ये जो बेल वाला क्लॉज है उसमें ये लिखा है कि बेल तभी दी जा सकती है जब जज ये रिकॉर्ड करे कि इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस ही नहीं है। अरे भाई, प्राइमा फेसी केस ही नहीं है, पुलिस तो कितने भी झूठी चीज बना देती है। वहां पर वो जो भीमा कोरेगांव मामले में तो ये सब बना दिया, मतलब उनके कंप्यूटर्स में एविडेंस प्लांट कर दिया, जो कि मतलब तो इसलिए जज के लिए ये कहना कि भाई कोई भी केस, कोई भी प्राइमा फेसा एविडेंस नहीं है, जबकि आज हम देख रहे हैं पुलिस रोज झूठे केस बना रही है, फैब्रिकेट कर रही है एविडेंस। ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से जिनके खिलाफ यूपीए की धारा लगाई जाती है उनको बेल देना बहुत मुश्किल हो जाता है, बेल मिलना उनको। लेकिन फिर लेकिन भी मतलब हम रोज ये देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और जो और जहाँ खासकर भाजपा के जहाँ जहाँ राज कर रही है वहां की पुलिस बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से सेडिशन के तो इतने ज्यादा मुकदमे लगा दिए गए हैं जिसमें कोई आधार ही नहीं है सेडिशन का मुकदमा बनाने का। लेकिन जब सेडिशन के मुकदमे जब कोर्ट में आते हैं, आपने अभी कहा कि सारे जजेस को इस ऑर्डर को पढ़ना चाहिए कि जज देवेंद्र राणा ने, इसमें धर्मेंद्र राणा ने क्या लिखा है। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि राष्ट्रद्रोह के केसेस जब कोर्ट में आते हैं, तो क्या उनकी मेरिट को जजेस पढ़ते नहीं है या जानकर अनजान बन जाते हैं? पैटर्न आपको क्या दिखता है राजद्रोह के केसेस में? नहीं, राजद्रोह के केसेस ज्यादातर तो वैसे ही गिर जाते हैं। मतलब किसी का सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन तो राजद्रोह के मामले में हो ही नहीं पाता हम्म। करीब करीब। क्यों? राजद्रोह का मामला तो सिर्फ तभी बनता है कि अगर आप हिंसा के द्वारा सरकार को गिराने की, या मतलब राज देश में बिल्कुल हुड़दंग मचाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तभी बनता है। तो हम्म। इसलिए अ, अ, वो केस तो गिर जाते हैं, लेकिन उस बीच में कई कई साल तक लोग जेल में सड़ते रहते हैं। बेल देते समय सीधा सीधा जज को देखना चाहिए, शुरू में ही देखना चाहिए कि भाई इसमें राजद्रोह का तो कोई मामला बन ही नहीं सकता। जैसे कि हम्म। इन्होंने देखा नरेंद्र राणा ने, इसमें कोई राजद्रोह का मामला बन ही नहीं सकता। आप जी। इस आधार मामले बना रहे हैं कि भाई उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्टून बना दिया, मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ लिख दिया, ये कोई राजद्रोह थोड़ी होता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जजेस और मैजिस्ट्रेट्स को ये बात अभी तक समझ में ही नहीं आती, या फिर सरकार से इतने डरे होते हैं कि वो स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस ऑर्डर का आप कोई इम्पैक्ट देखते हैं मिस्टर भूषण, जो बाकी केसेस हैं जैसे नताशा नारवाल का केस हो गया या एल्गार परिषद के मामले में हो गया, या फिर देवांगना कलीटा का केस अगर आप ले लीजिए, तो उसका क्या असर होगा इस सेशंस कोर्ट ऑर्डर का, जो दिशा रवि का जो बेल ऑर्डर है? नहीं, देखिए, माहौल बनाने में तो असर होगा, क्योंकि आज तो असल में माहौल ऐसा बना हुआ था। वो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जिम्मेदार है कि जैसे कि सरकार के सामने ही घुटने टेक रखे थे, और बहुत सारे जजेस जो हैं उसी धारा में चल रहे थे कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करना है, जो सरकार चाहती है उसको मानते रहो। हम्म। तो वो एक जो एक माहौल बन गया था, उस माहौल को बदलने में तो इसका बहुत काम आएगा। लेकिन अब
यूएपीए के मामले अलग होते हैं, जिसमें यूएपीए की धारा लगा दी और फैब्रिकेटेड एविडेंस कर दिया, जैसे भीमा कोरेगांव का केस। तो उसमें जब तक कोई जज ये देखकर ये ना बोले कि भाई ये एविडेंस तो पूरा फैब्रिकेटेड है, इसके आधार पर आप कैसे केस चला सकते हैं, जैसे इन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है, बिल्कुल फैब्रिकेटेड एविडेंस भीमा कोरेगांव के जो एक्टिविस्ट हैं। तो उसमें जज को थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। धर्मेंद्र राणा का काम तो बल्कि आसान था, क्योंकि उस टूल किट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये कहा जा सके। ये तो बल्कि क्लासिक केस है जिसमें कि एफआईआर ही क्वॉश कर देनी चाहिए, क्योंकि किट के आधार पर कोई एफआईआर नहीं बनाई जा सकती। लेकिन मिस्टर भूषण, जो दिल्ली पुलिस का रवैया है, या दिल्ली पुलिस, अगर हम स्पेसिफिकली उसकी बात ना करें, केंद्रीय जांच एजेंसीज की बात कर लें, तो क्या आपको पैटर्न दिखता है? जहां तक सिविल लिबर्टीज का मामला है, फंडामेंटल राइट्स का मामला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और ये जितनी भी जांच एजेंसीज हैं, वो इसका बिल्कुल भी सम्मान कर ही नहीं पा रही है या करना नहीं चाहती। नहीं, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस या बहुत सारे राज्यों की पुलिस और खासकर ये केंद्र की एजेंसीज जैसे एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इवन सीबीआई, सीबीआई उतना नहीं, लेकिन एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बिल्कुल कानून की कोई परवाह ही नहीं करते, और झूठे मुकदमे, फैब्रिकेटेड एविडेंस के आधार पर मुकदमे बनाना उनको लगता है कि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक कुछ पुलिस वालों को या कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को सजा नहीं दी जाएगी कि भाई आप इस तरह से आप ये सेडिशन का केस कैसे बना सकते हैं, इसमें तो कोई हिंसा की बात नहीं है, आपने फिर भी सेडिशन का केस बना दिया, अरेस्ट कर लिया। इन लोगों को सजा होनी चाहिए, जेल के सलाखों में डाला जाना चाहिए इन पुलिस ऑफिसर्स को, एनआईए के ऑफिसर्स को। जब इसमें 4, 6, 8 लोग जेल में जाएंगे और इनको सस्पेंड किया जाएगा और डिसमिस किया जाएगा, तब जाकर इन लोगों की अकल आएगी। अभी तो इन लोगों को लगता है कि कुछ भी कर लो, एविडेंस फैब्रिकेट कर लो, झूठा केस बना दो और हमको तो कुछ होगा नहीं, ये लोग अपना फाइट करते रहेंगे बेल के लिए और फिर डिस्चार्ज के लिए। नहीं, लेकिन मिस्टर भूषण, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो राष्ट्रद्रोह का केस बनाते हैं, इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये तो तब होगा जब इसके लिए कोई पॉलिटिकल विल होगी, गृह मंत्रालय इसको इनिशिएट करेगा, उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी पूछी जाएगी। लेकिन ऐसा तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो अपनी पुलिस से पूछेंगे कि भाई तुमने राष्ट्रद्रोह का केस क्यों किया? ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो अमित शाह तो ये सब करवा ही रहे हैं, ये तो साफ जाहिर है, इसलिए सरकार थोड़ी इनसे इनकी जवाबदेही मांगेगी, लेकिन कोर्ट्स को मांगनी चाहिए। जब कोई कोर्ट ये देखता है कि भाई बिल्कुल झूठा केस बना दिया गया है या फिर बिल्कुल बकवास एफआईआर रजिस्टर करी गई है जिसमें कोई आधार ही नहीं है, टूल किट के आधार पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती क्योंकि उसमें कोई ऑफेंस है ही नहीं, तो नहीं, इन ऑफिसर्स, इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोर्ट को एक्शन ऑर्डर करना चाहिए कि भाई इनका प्रोसिक्यूशन हो। नहीं, लेकिन मिस्टर भूषण, जैसे कल जब धर्मेंद्र राणा जी ने जब ये बेल ऑर्डर दिया, तो उस बेल ऑर्डर का हिस्सा होना चाहिए था कायदे से कि भाई ये पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने ये केस, एक फैब्रिकेटेड केस किया दिशा रवि के खिलाफ, तो उनके खिलाफ ये सजा होनी चाहिए। तो क्या उनको उतनी पावर्स हैं कि वो उस अपने बेल ऑर्डर में इस चीज को मेंशन करते? हाँ, कर सकते हैं, बेल ऑर्डर में भी कर सकते हैं, एफआईआर क्वॉशिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, और आखिर में जब डिस्चार्ज होता है या एक्विटल होता है उस ऑर्डर में भी कर सकते हैं। अगर उनको ये दिखे कि ये बिल्कुल मेलाफाइडी और झूठा केस बनाया गया है, तो बिल्कुल ये ऑर्डर कर सकते हैं कि इन पुलिस ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करके, अगर आइडेंटिफाइड हो तो ये कह सकते हैं कि इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस चलाया जाए और इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। लेकिन जो कल बेल ऑर्डर आया है पटियाला हाउस कोर्ट का धर्मेंद्र राणा का, तो आपको नहीं लग रहा है कि जितने भी तथ्य सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने खड़े किए थे, वो सारे तथ्य बिल्कुल, एक अंग्रेजी का जो फ्रेज है कि फॉलिंग लाइक कार्ड्स, वो बिल्कुल एक के बाद सारे वो तथ्य गिरते गए। तो एक तरीके से तो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिल्ली पुलिस ने दिए थे वो सारे डिमोलिश हो गए। तो वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल केस बन ही गया कि बिल्कुल दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही थी एक तरीके से।
हाँ, हाँ, बिल्कुल मैलाफाइडी केस बनाया गया था। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि टूल किट के आधार पर, टूल किट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जिसको कि आप ये कह सकें कि भई ये किसी भी तरह का अपराध है। अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है पोएटिक जस्टिस वाला जिनका जो लीडर था उसने कभी खालिस्तान की एडवोकेसी करी भी थी, हम्म। तो वो भी कोई अपराध नहीं है। ना तो पोएटिक जस्टिस कोई बैंड ऑर्गेनाइज़ेशन है, ना ही खालिस्तान की पीसफुल एडवोकेसी करना कोई अपराध है। कोई अपराध नहीं है। जब तक आप ये ना बोलें कि भई हिंसा से खालिस्तान बना लो, तब तक उसमें कोई अपराध नहीं है। लोग कह सकते हैं, लोगों की मान्यता हो सकती है कि खालिस्तान एक अलग देश बनना चाहिए। वो हर एक लोकतंत्र में ये अधिकार है लोगों को ये कहने का। तो बहुत सारे देशों में तो रेफरेंडम ही हुए हैं। अभी स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ था इसके बारे में कि हम्म। स्कॉटलैंड को देश बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए वगैरह-वगैरह। सो इसलिए उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जिसको हम ये कह सकें कि भई ये टूल किट में ये चीज़ है जो कि अपराध है। सो इसलिए कायदे से उस टूल किट के आधार पर अगर कोई एफआईआर रजिस्टर करी गई है, तो उन पुलिस वालों को दंडित करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्योंकि ये बिल्कुल मैलाफाइडी है। जब तक ऐसे लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को, तब तक ये मिसयूज़ और अब्यूज़ ऑफ पावर चलता रहेगा। आज तो ये हो रहा है ना कि भई इस तरह की पुलिस की पावर या एनआईए की पावर या ईडी की पावर का मिसयूज़ करके इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को परेशान करो, उनका मुँह बंद करो। एक्टिविस्ट को परेशान करो, उनका मुँह बंद करो। ऑपोज़िशन के लीडर्स को परेशान करो, उनका मुँह बंद करो, यही सब चल रहा है। और ये तभी रुकेगा जब जुडिशरी इसमें थोड़ा और प्रोएक्टिव होएगी और ज़्यादा और कड़क रुख दिखाएगी। सिर्फ़ इतना काफ़ी नहीं है कि आप एफआईआर क्वॉश कर दें या बेल दे दें या एक्विटल कर दें। इसके साथ-साथ जहाँ आपको ये दिखता है कि बिल्कुल ये झूठा मैलाफाइडी बेबुनियाद केस था, वहाँ उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन रिकमेंड होना चाहिए। लेकिन मिस्टर भूषण, दिशा रवि को तो अब बेल मिल गई है, उनका ऑर्डर भी आ चुका है। लेकिन अगर इसी ऑर्डर को एक बड़े कैनवस पर अगर लेकर जाना है, जैसे आप कह रहे हैं कि उन पुलिस वालों की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए, तो अब ये केस कहाँ जाएगा आगे? नहीं तो कायदे से किसी को रिट फाइल करनी चाहिए हाई कोर्ट में कि बिल्कुल ये बेबुनियाद एफआईआर रजिस्टर किया गया। इस एफआईआर को आप क्वॉश करिए और जिन पुलिस ऑफिसरों ने इस एफआईआर को रजिस्टर किया और जिन पुलिस ऑफिसरों ने लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश करी, किया या कोशिश करी, इस एफआईआर के आधार पर उनको दंडित किया जाए। ओके। उनका प्रोसिक्यूशन भी हो, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो। मिस्टर भूषण, एक चीज़ आपसे और पूछनी थी। सेशंस कोर्ट को जब हम हायर कोर्ट से कंपेयर करते हैं, तो धर्मेंद्र राणा का जो ये जजमेंट है, अभी हाल में हमने मिस्टर जज जस्टिस पांडे का, जब प्रिया रमानी का केस आया, तो उसमें एक देखा उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट दिया। तो ऐसा लग रहा है कि जो हायर कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जो हाई कोर्ट्स हो, वहाँ से इतने प्रोएक्टिव जजमेंट्स इस समय नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो सेशंस कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। तो क्या ये पैटर्न अगर मैं इस तरह से समझ रही हूँ, तो यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? हाँ, टू सम एक्सटेंट जो आप कह रही हैं वो सही बात है। सुप्रीम कोर्ट इस समय सबसे ज़्यादा चरमराया हुआ कोर्ट है और होता ये है कि अगर आप चीफ जस्टिस को किसी तरह से कंट्रोल कर लें, तब फिर आप जितने इम्पोर्टेंट केसेस हैं, पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं, उनको आप एप्रोप्रिएट बेंचेस में लगवा सकते हैं। तो आपको एक आदमी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुँ, आपने उसको किसी भी तरह से कंट्रोल कर लिया, तब फिर आप सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लेते हैं। हुँ, सुप्रीम कोर्ट पर मैनेज हो गया, तब फिर आप हाई कोर्ट्स को भी काफ़ी हद तक मैनेज कर लेते हैं, पर पूरी जुडिशरी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, हाई कोर्ट्स में जहाँ-जहाँ हम देख रहे हैं, जहाँ-जहाँ अच्छे चीफ जस्टिस हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में, वहाँ तो अभी भी अच्छे इंडिपेंडेंट डिसीजंस हो रहे हैं। लेकिन जहाँ चीफ जस्टिस अच्छे नहीं हैं या तो कमज़ोर हैं या सरकार की तरफ झुकाव रखते हैं या जिनको किसी तरह से सरकार ने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने के बहुत तरीके होते हैं। हुँ, आप उनको ये
इंड्यूसमेंट दे दें कि भाई हम तुमको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, आप उनको ये इंड्यूसमेंट दे दें कि हम तुमको रिटायरमेंट के बाद कोई कमीशन में बना देंगे, आप उनको ब्लैकमेल कर लें, उनका कोई काला कारनामा पकड़ लें और उसके जरिए ब्लैकमेल कर लें, तो एजेंसीज को लगाकर, तो ये हर तरह के हथकंडे ये सरकार इस्तेमाल करती है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट काफी हद तक चरमराया हुआ है, हाई कोर्ट्स कुछ चरमराए हुए हैं, कुछ ठीक चल रहे हैं, लोअर कोर्ट्स में हर तरह के जजेस हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि सरकार की तरफ झुकाव रखते हैं, सरकार से डरते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत होशियार नहीं हैं, ये बात समझते नहीं कि सेडिशन का मुकदमा ऐसे नहीं बनाया जा सकता टूल किट के आधार पर कुछ होशियार हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ दमदार हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक सोशल मीडिया पे कल जब से ये खबर आई थी कि दिशा रवि को बेल मिली है और जस्टिस राणा का जो ये ऑर्डर है उसको डिस्क्रेडिट करने की भी एक तरीके से कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्होंने सफूरा जरगर के मामले में भी एक डिसीजन सुनाया था, तो उसको लेकर भी काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या ये धर्मेंद्र राणा को एक डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है, या आप इसे कैसे देखेंगे कि आप उनके पुराने जजमेंट्स को निकालेंगे तो वो कहेंगे कि आपने पहले तो ऐसे कहा था और अब आपने ऐसे कह दिया, तो ये कैसे, ये जो एक जो सीक्वेंस सामने नजर आ रहा है वो क्या है? ये तो बीजेपी और उनके ट्रोल्स का स्टैंडर्ड तरीका है कि अगर कोई जज इंडिपेंडेंटली कुछ काम करता है तो उसके खिलाफ पूरी ट्रोल आर्मी डिसेंड करती है और क्रेडिट करने की कोशिश करती है, और इस तरह से उनको डराने की और उसके और जजेस को डराने की कोशिश करी जाती है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रांग हैं, वो लोग उससे नहीं डरते। जी। लेकिन मिस्टर भूषण, बस लास्ट के 1-2 सवाल और हैं कि राइट्स हमको और जानना है नीलू, आई हैव टू गो। हाँ, बस वन लास्ट क्वेश्चन सर, कि जो राइट्स और जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे और खासकर जो विरोध प्रदर्शन के मामले हैं, उसको लेकर, क्योंकि इस समय हवा बहुत गर्म है, चाहे वो हम पिछले साल के दंगों की बात करें, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे सीए और एनआरसी की बात करें, किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन ये सरकार पसंद नहीं करती। तो क्या इस ऑर्डर का असर आप जो जितने भी विरोध प्रदर्शन हैं या दंगों के मामले में जो जजमेंट्स आएंगे उस पर होता हुआ देख रहे हैं सर? नहीं, कुछ तो असर होगा और होना भी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली देखिए, जुडिशरी का और जस्टिस का टोन तो सुप्रीम कोर्ट से ही सेट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर अपना टोन बदलेगा, मुझे उम्मीद है कि इसका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी थोड़ा असर होगा, क्योंकि उनको दिख रहा है, दिखना चाहिए जजों को कि पब्लिक ओपिनियन इस समय ये नहीं अप्रिशिएट कर रही जिस तरह से उन्होंने सरकार के सामने घुटने टेक रखे हैं। इसका बहुत विरोध हो रहा है इन जनरल, इंटेलिजेंशिया में भी और जनरल पब्लिक में भी, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का भी एटीट्यूड बदलेगा, क्योंकि काफी कुछ पब्लिक ओपिनियन पर डिपेंड करता है। और पब्लिक ओपिनियन डेफिनेटली इस समय जो सरकार जिस तरह से लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही है, लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, इस समय पब्लिक ओपिनियन उसके बहुत खिलाफ। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर भूषण, और आप सभी लोग जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, और गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रशांत भूषण, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।